आज तक रेडियो पर तीन ताल सुन रहे हैं आप, कमलेश ताऊ, पाणिनी बाबा और कुलदीप सरदार के साथ। और तीन ताल के इस हिस्से में रेस्तरां पे बात करनी है कि मतलब आप कैसे तय करते हैं कि कौन सा अच्छा है और कौन सा बुरा, बाहर खाने की जो जगह हैं उनमें। तो आप बाबा आपसे शुरुआत पहले इसलिए करना चाहते हैं कि आप तो लजीज व्यंजनों के तलबगार हैं। तो आप जब फाइन डाइन करने जाते हैं तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है किसी रेस्टोरेंट का कि यार यहाँ मैं जा सकता हूँ, यहाँ नहीं जाऊँगा? तो मतलब उसमें एम्बियंस है, उसमें फूड है, उसमें म्यूज़िक है, उसमें हाइजीन भी होगा ही। मतलब वो कैसे, कौन कौन से फैक्टर्स हैं और सबसे बड़ा क्या है? हाँ, मतलब जो बेसिक है, मतलब फाइन डाइन वाला नहीं, लेकिन खाना खाना है। और अपन निकले हैं गाड़ी लेकर के, किसी रोड पे आगे पहुंच चुके हैं, ढाबे पे ढाबा आ रहा है, गाड़ी कहाँ रोकें? ये बहुत बुनियादी सवाल है। किस पे रोकें गाड़ी? तो गाड़ी रोकनी चाहिए भीड़ देख के। पहला उसूल। पहला उसूल, जिस ढाबे पे 5 गाड़ी खड़ी है तो समझ लीजिए कि 2 अगर नहीं हैं तब भी 3 तो ऐसी हो सकती हैं जो पहले भी आई होंगी और इसलिए रुक गई हैं कि नहीं, इनका ठीक रहा खाना, इस बार भी यहीं रुक लेते हैं। तो एक तो पैमाना ये है। शहरों में भी जो छोटी दुकानें हैं उनको, मतलब जैसे चाट गोलगप्पा कई बेच रहे हैं, आप चांदनी चौक में शीशगंज गुरुद्वारे से टाउन हॉल तक जाएं तो आपको कम से कम 40 एक लोग मिल जाएंगे जो कि दही बड़े, आलू की टिक्की, शकरकंद भुनी वाली और पानी बतासा गोलगप्पा बेच रहे होंगे। आप किसके पास खाएंगे? यहाँ पे भी भीड़ महत्वपूर्ण है, क्योंकि ऐसा नहीं कि सारे लोग बाहर के खा रहे हैं, कुछ लोकल भी उसमें खा रहे होंगे। क्या जो बाहर से अक्सर आते रहते हैं वो खा रहे होंगे? वो लोग उसी के ठीहे पर रुकेंगे ज़्यादा जिसका स्वाद उनको समझ में आ गया होगा। तो जब आप अपरिचित हैं तो आप भीड़ से असेसमेंट करते हैं। इसका फ़ायदा भी उठाया गया है। चंडीगढ़ हाईवे पे, दिल्ली चंडीगढ़ हाईवे पे तमाम सारे ढाबे ऐसे हैं जिन्होंने ढाबे खोलने के बाद में उसके बाहर 20-20, 25-25 गाड़ियाँ खड़ी कर दी किराए पे लेकर के। 25-25 गाड़ी खड़ी कर दी और 15-20-50 लोग जाके वहाँ पे बैठा दिए कि कोई चाय पी रहा है, कोई टहल रहा है। तो इससे एक महीने, 2 महीने, 3 महीने में ही एक पूरा वांग्मय बन गया। क्या चलता बहुत है ढाबा है, चाय तो फ्रेश ही बनती होगी इनके यहाँ। तो ये जो ललक है ना, ये कमाल की है। दूसरा क्या है कि हमेशा किसी भी जगह को 3 चीज़ों के आधार पे उसका असेसमेंट करना चाहिए जब खाने की जगह पे आप जाएं। सबसे पहली है सफाई, उसकी थाली कितनी साफ है, वो जहाँ खाना बना रहा है वो जगह के पीछे का किसी ने नहीं देखा, लेकिन पीछे का सबका गंदा है। 5 सितारा में भी चूहा नाच रहे होते हैं। तो उनका एक आप देख लें हाइजीन। दूसरा आप देख लें कि तत्परता किस तरह की है। अक्सर आदमी खाना खाने जाता है और चटान हो जाती है। हम ये सोच के चलते हैं कि आधे घंटे का टाइम है गुरु, चलते हैं यहाँ खाना खाएंगे, खाना खा के निकल लेंगे। अब वहाँ पे आप गए तो ऐसे सुस्त साई सर्विसेज वाले आपको मिल जाते हैं कि आप पाएंगे कि लोग अक्सर परेशान हैं। ऐसे होटल में मैं दोबारा खाना नहीं खाना पसंद करता हूँ जहाँ पे एक आदमी जो रोटी से सब्जी या दाल या कुछ भी खा रहा है, उसकी रोटी खत्म हो गई है और तब तक दूसरी रोटी आई नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। तारतम्य नहीं टूटना चाहिए। अगर उसने मना कर दिया बात दूसरी है, लेकिन उसको अगर दूसरी रोटी खानी है और आपके यहाँ एक कस्टमर एक से दूसरी रोटी के बीच में केवल हवा खा रहा है, तो भाई साहब समझ लीजिए कि आपके यहाँ का मामला ठीक है नहीं। ये बहुत बारीक महीन छोटी छोटी लेकिन ज़रूरी चीज़ें हैं। फाइन डाइन में हमेशा ये होता है कि किसको आप फाइन डाइन में बेहतर मानेंगे, और ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल होता है फाइन डाइन वाला, क्योंकि वांगमय सबका बहुत कर रहा था। पूरा जो आप कह रहे हैं ना, एम्बियंस जो तैयार किया जाता है, रेस्टोरेंट के डेकोरेशन है, थीम है, कलर थीम है, लाइट का एक थीम है ना, उसमें जो अंदर आपने आर्टिफैक्ट्स रखे हैं या पेंटिंग्स लगाई हैं या ग्राफिटी की है, उसकी एक थीम है। इंटीरियर का एक पूरा का पूरा काम हुआ है उसके ऊपर, अच्छा खासा पैसा लगा है उसमें। इन सब चीज़ों के साथ साथ फिर वहाँ पे उसको एम्पलीफाई करने के लिए म्यूज़िक और फ्रेगरेंस, इन 2 चीज़ों का मदद लिया जाता है। मेरे लिए ये सारी चीज़ें बुढ़िया के बाल वाला गोला टाइप है। इसमें मैं बहुत अरजता हूँ नहीं। मेरा ये होता है कि
स्पाइस क्या बोलता है भाई साहब आपका। तो होटल में अगर आप शुरुआत में ही टेबल आपका फेवरेट गेम भी बचपन में आई स्पाइस रहा आई होगा। स्पाइस था, आई स्पाइस तो था ही। तो मान लीजिए कि अगर मैं किसी और मैं एक ही जगह सोचते हैं। तो मैं अगर किसी रेस्टोरेंट में दाखिल हो गया हूँ और शुरुआत में ही कोई कुर्सी खाली है, तो मैं उस कुर्सी पे बैठूंगा नहीं। मैं कोशिश करूंगा कि जो उस कोने में चेयर और टेबल खाली है उसमें बैठा जाए, और उस कोने की टेबल चेयर तक का जो यात्रा है उसमें मुझे दो चीज़ें मिलती हैं, घ्राणेंद्रियाँ और दृश्येंद्रियाँ असेसमेंट करती हैं उस होटल का, खुशबुएं कैसी आ रही हैं और बाकी जो लोग खा रहे हैं उस द्रव्य की लुक एंड फील क्या है। तो ये होता है। बाकी इसमें भी मामला पूरा होता नहीं, ये एकदम शादी की तरह है। आप सब कुछ देख लेते हैं फिर भी मामला गड़बड़ा जाता है भाई साहब। बाद में पता चलता है जब आपका ऑर्डर डिलीवर होता है ना, तब समझ में आता है मिस्टेक हो गया। वो तो खैर किसी भी चीज़ के वो 100% किसी के साथ वो भी हो नहीं। सकता है। इसमें जो आप बात कर रहे थे ना वेट करने वाले की, आपने ऑर्डर कर दिया, वो बड़ा इरिटेटिंग है। उसमें मेरा ये है कि अगर आप खाने का ऑर्डर करके वेट कर रहे हो तो वेटर आप हो, वो वेटर नहीं है जो ला रहा है। हाँ, बुनियादी भाषा की प्रॉब्लम। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरा मेरा इसमें है कि मैं जैसे मोदी जी ने कहा था कि सफाई वाला को आप कूड़े वाला कहते हैं, कूड़ा तो आप करते हैं। हाँ। और उस कहीं पे मैं जाता हूँ तो किसी नई जगह पे अगर, तो मोस्टली कोशिश करता हूँ पहले फ्रेश लाइम सोडा, मेरा अपना ये एक है, मेरा ये फॉर्मूला अक्सर काम करता है। फ्रेश लाइम सोडा ऑर्डर करता हूँ। अगर उनको फ्रेश लाइम सोडा बनाना आता है तो एक संभावना है कि उनको खाना भी ठीक बनाना आता। अगर उनको फ्रेश लाइम सोडा ही बनाना नहीं आता, मतलब वो कोविड की अगर रैपिड टेस्टिंग जैसा है। चीनी और नमक ही नहीं समझ पाए, हाँ, अगर तो वो क्या ही ही नहीं बनाएंगे? बनाया तो फिर खाना नहीं ठीक होगा उनका बनाना। तो ये है। और फाइन डाइन में मेरे लिए जो दूसरी चीज़ महत्वपूर्ण है खाने के अपने खुद के टेस्ट के अलावा, वो ये है कि आप जिस तरह के खाने के लिए मशहूर हैं उसको लेकर के आपने जो एम्बियंस क्रिएट किया है वो कितना ऑथेंटिक है या कितना वेल रिसर्च्ड है। जैसे अगर आप साउथ इंडियन खाना बेच रहे हैं, आपका रेस्टोरेंट कोई साउथ इंडियन रेस्टोरेंट है, तो वहाँ पे रखी प्रतिमाओं, फूलों के चयन, मिठाइयाँ, भस्म या बेला के ये गजरे, तमाम तरह की चीज़ें, और बाकी अवयव किस तरह के हैं। क्या आप चिप्स भी रखते हैं? क्या आप कॉफ़ी भी रखते हैं? क्या आप हल्दी भी रखते हैं? इस तरह के बहुत सारे छोटे बड़े एलिमेंट्स ये आपको एक कॉन्फिडेंस देते हैं कि क्योंकि ये आदमी केवल इडली नहीं बना दे रहा है, मतलब पंजाबी बाग में पैदा हुआ है, बैटर लिया, इडली लगा दी और उसके बाद में सांभर के साथ आपको खिला दिया, नाम रख दिया केरला कैफे, और नाम क्या है? तजविंदर सिंह, है ना। तो वो मामला नहीं है इसमें, क्योंकि वो स्पाइसेस में भी डील कर रहा है, उसने एम्बियंस, आर्टिफैक्ट, सारी चीज़ें बटोरी हैं। तो इसका एक मतलब है कि इसने जो भी, भले ही ये कोई चावला साहब हों, लेकिन उन्होंने दक्षिण के खाने पे प्रॉपर रिसर्च की है, प्रॉपर मेहनत की है। जब इतनी मेहनत की है तो खानसामे भी मेहनत करके ला करके ऑथेंटिक रखे होंगे। तो एम्बियंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कई बार क्या होता है कि खाने में, भले ही मेरे लिए प्राथमिक खाना ही रहे, लेकिन जो लोग साथ में जाते हैं उनके लिए खाना बहुत महत्वपूर्ण होता नहीं, क्योंकि अच्छे खाने को पहचान पाना ठीक वैसा ही है जैसे तमाम तरह के धातु के टुकड़ों में से सोने की परख। तो लोगों को आजकल आप कुछ भी खिलाइए उनको अच्छा लगता है, पकाना ना पड़े तो मना ही भूसा खाए तैयार है। मुझसे कोई कह रहा था, मैं लाजपत नगर गया और मैंने वहाँ अब तक का सबसे बेस्ट साउथ इंडियन फूड खाया। वाह। तो आप कैसे पहचानते हैं कि यहाँ खाया जा सकता है या नहीं? मतलब हालांकि मुझे मालूम नहीं आप इसमें कितने अच्छे हैं, क्योंकि आपने बुलंदशहर में मूंग के पकौड़े खाए थे। कांजी कांजी वाले। पर कुछ क्राइटेरिया है ऐसा? देखो, वो गलती हो गई थी कांजी वड़े वाली, पर वैसी गलतियां मैं करता ही रहता हूँ। मेरा प्रयास, मेरे दो तरह के नियम हैं। एक है कि मैं किसी नए शहर में अगर गया तो मैं पूछता हूँ कि सबसे मशहूर क्या है। जैसे सबसे बढ़िया चिकन कौन बनाता है, तो नाम आया फलां, तो मैं पूछता हूँ और दूसरा, सेकंड पे कौन है। मिठाई में भी सेम, सबसे बढ़िया मिठाई किसकी, सबसे लोकप्रिय किसकी है, इसकी। उसके बाद कहता हूँ ठीक है, और उसके बाद सेकंड वाले में जाता हूँ। अच्छा। पहले वाला ना लेजी ले लेता है, जैसे कि मैं करीम नहीं जाके जवाहर जाऊंगा। वो इसलिए कि करीम को क्या है,
लोग आएंगे ही। जवाहर को करीम बनने की तमन्ना रहती है तो ज़्यादा ऑथेंटिक रहता है, वो प्योर रहता है। वो मैं टुंडे के कबाब खाने नहीं जाऊँगा, कबाब खाऊंगा सेकंड वाले से, कोई दस्तरखान गिलावटी खा लूँगा। क्यों? उससे वो बना रहता है, दोनों में एक बैलेंस बना रहता है। हाइजीन के बारे में बाबा बड़े रूस के सपोर्ट में थे। हाइजीन के मामले में बाबा बड़े वो हैं, स्पेसिफिक थे। हाइजीन के मामले में मेरा दूसरा नजरिया है। अगर जो बंदा तंदूर लगा रहा है उसके हाथ के पसीने की बूंदें रोटी पर नहीं गिर रही हैं, फायदा क्या है फिर? नमक इश्क और प्याज काट के जमीन पे ही रखा हुआ है, उस जमीन पे जिसका सीमेंट अब दिखता नहीं है, और मिट्टी का एक लेप सा काला सा पड़ा हुआ है जो लोगों के जूतों से आया है, और मक्खियां इतनी कि आपके बैठने के बाद आप चाहते हैं कि पंखे का डायरेक्शन इस तरफ कर दो, इसलिए नहीं कि आपको गर्मी लग रही है, इसलिए कि मक्खियां उड़ जाए। और फिर जब वो बंदा आता है आपके पास पूछने के लिए भाई साहब क्या लीजिएगा, और वो एक प्लेट को पहले आपकी टेबल को एक तौलिए से साफ करता है, फिर उस तौलिए से प्लेट भी साफ करता है और आपके सामने रख देता है मूली कटी हुई, सूख चुकी लगभग, ठीक है, प्याज और मिर्च, तो आप कॉन्फिडेंस के साथ उसको कह सकते हैं कि रोटी मटन ले आओ। वो दोनों गर्म होंगी, ठीक है, दोनों में एक्स्ट्रा नमक होगा और आप आराम से खा सकते हैं। रिस्क रहता है अगर आपने सूखी हुई मूली की चीजें आपने खा ली। मटन को अगर मूली से हजम करने की कोशिश की, वो आप हगन सिर्फ- जहा गरम पे फोकस करो, एकदम गरम गरम पे फोकस करो, आप खा सकते हो, स्वाद की गारंटी 100% है। फाइन डाइनिंग में मैं विश्वास नहीं करता। मिथ है, मिथ। टेस्टिंग मेन्यू तो बिल्कुल ही नहीं। मैं तो, हम तो खाने वाले आदमी है ना, वहाँ चखने थोड़े जाते हैं, ये भी चखिए वो भी चखिए, चखने के पेट भरना है यार, खाने का पर्पस क्या है मनुष्य का। तो मैं फाइन डाइनिंग में मैं ये ध्यान रखता हूँ कि ओकेजनली करना पड़ता है, कभी कहीं गए तो ऐसा स्कोप नहीं रहता कि आप एक्सप्लोर करें जा करके और खाएं, तो वहाँ पे बिल्कुल सेट मेन्यू है हमारा अपने जीवन में कि अपन चूँकि नॉन वेजिटेरियन भी खाते हैं, तो अपन दाल रोटी अगर हो सके तो बिल्कुल हल्का फुल्का नॉन वेजिटेरियन ले लिया और डेजर्ट पे फोकस किया। वो मिलना चाहिए, क्रीम ब्रूले आना चाहिए विद अ डैश ऑफ काफिर लाइम, बस। उससे क्या होता है, सारे पाप धुल जाते हैं। वहाँ जितना गिल्ट होता है ना कि मैं कहाँ खा रहा हूँ बैठ के इस असामान्य सी जगह पे, इस तरह का खाना कोई खाता है क्या, तो उसके बाद आप वो डेजर्ट जाता है तो आपका हो जाता है चलो सब बरोबर। जो हाइजीन वाली आप बात कर रहे थे ना, मैं एक जगह गया था दिल्ली में ही कहीं खाने, तो मेरे पड़ोस में जो बैठा था खाने, वो क्लोज ऐसे अगल बगल थी, तो उसने ना फ्रेश लाइम सोडा बुला के वेटर को ऑर्डर किया। मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए, तो मैंने कहा भाई मेरे लिए भी लाइम सोडा ले आना, लेकिन तुम मैं ग्लास थोड़ा धो के लाना। मैंने देखा था उस पर कुछ स्पॉट्स, उसके एक दो जगह लेके गया था, तो मैंने कहा धो के लाना। तो आया थोड़ी देर में ऑर्डर लेके 2 गिलास, कह रहा वो ग्लास धोके वाला किसने ऑर्डर किया था? वो होता है ना, जैसे यहाँ पे कनॉट प्लेस में बहुत मशहूर ढाबा होता था, काकेदा ढाबा। हाँ है अभी है तब। हाँ नहीं, अब वो काकेदा होटल हो गया है। हाँ हाँ, पहले ढाबा हुआ करता था। तो काकेदा होटल होने के बाद भी एक आदमी वहीं पे, बेसिन भी वहीं पे रहता है ना, तो बेसिन में आप सिर्फ हाथ धोते हो, लेकिन भारत में लोग बेसिन देखते हैं ना, आ ऊ करके बहुत गले से बहुत चीजें वहीं पे निकालने लगते हैं, कफ वफ जो है ना, लगता है कि कफ विद हाँ सब कुछ वहीं पे निकलेगा, तो पूरी आवाज के साथ पूरे, मतलब अपने बाथरूम की में जितनी फ्रीडम होती है, जो बगल में लोग खा रहे हैं उनके सामने करते। तो उसको बुरा लग गया होटल मालिक को। वो आके उसने बोला कि यार मतलब कभी किसी अच्छी जगह में खाया नहीं है? उसने कहा हाँ, अच्छे से अच्छे जगहों में खाया है। बोला ये भी करते हो तुम? बोला हाँ। बोला तुम्हें किसी ने कुछ समझाया नहीं? बोला हाँ, उन्होंने कहा कि काकेदा होटल समझ रखा है। नीचे अपने ये जो हमारे यहाँ जो कैफेटेरिया है, वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे भी कई बार भोजन के बाद लोग
हाथ पूरा कोहनी तक धोना और कुल्ला करने लगते हैं कैफेटेरिया की जिस बगल में जो हाथ ये धोने के लिए। इन लोगों को मतलब डस्टर से, जो ब्लैक बोर्ड शाम पर साफ करने वाला होता है, उससे उंगली के पीछे जो मोड़ है उंगलियों के, इन पे बजाना चाहिए। इतनी बुरी आदत होती है, हाथ धो के उनको लगता है कि तितलियां उड़ानी उन्हें, फर फर करके एकदम गौरैया के पंखों की तरह छिट्टे मारते हैं चारों तरफ, चतुर्दिक एकदम। हाँ, लगता है कि बस हम एकदम केशवाय नमः माधवाय नमः ऋषिकेशाय नमः हस्तो प्रक्षाल्य। तो एक भाई साहब कर रहे थे यही पूरा और बहुत टाइम ले रहे थे। तो अपने यहाँ एक पुराने सहकर्मी हुआ करते थे, अपन उनको प्रेम से चचा कहते थे। तो मैं और वो वेट कर रहे थे हाथ धोने के लिए, और उन्होंने बहुत समय ले लिया। भाई साहब ने मुंह भी, आँख भी, कान भी साफ कर रहे हैं, वुजू कर रहे थे वो पूरा। तो ये बोलते हैं चचा जोर से, लगभग सुनाते हुए मुझसे, नहा के तो मैं घर से आता हूँ। वैसे नहीं, ताऊ पर ये हमने कुल्ली करना जो है ना, भारत में एक बहुत ही बुरी अजीब परंपरा बीमारी है। है। जहाँ लोग खा रहे होते हैं वहां पे आप आँख थू ये वो करके कुल्ली नहीं कर सकते यार। ठीक है, आप बाद में कर लेना कहीं जाके, अभी खाना खाया आपने, नहीं। लोग और इतना आपके तुमको पीछे कफ खा रहे। पित्त बनता है, हार्पिक का घरारा करके खाना खाने आया करो तुम, बाकी लोगों के क्या लिए खराब कर रहे हो। लेकिन जब ये इंटरनेट नहीं था तब तो खैर ये होता ही होगा, माउथ पब्लिसिटी से कोई रेस्टोरेंट अच्छा होता है, या हम जाके पूछते थे उस शहर में कि यहाँ क्या खाने का अच्छा है। अभी आप लोग ये रिव्यू और रेटिंग और इस पे भरोसा करते हैं? रेस्टोरेंट्स नियर मी ऐसे सर्च करते हैं, किसी नए शहर में गए और रिव्यू के हिसाब से ट्राई करते हैं, या दोनों करते हैं, कभी ये कर लिया कभी पूछ के कर लिया? देखो, चाहो ना चाहो मानव प्रकृति होती है रिव्यू पे यकीन करने का। वो किसने किया है, ऑथेंटिक है या नहीं, कि रेस्टोरेंट वाले ने खुद ही 10 लोगों से करवा दी है 5 स्टार रेटिंग। पर ये होता है कि ये आप यू फॉल इन दैट ट्रैप। कभी कभी वो अच्छा भी होता है, कभी कभी बुरा भी हो जाता है। लोगों ने उसको 4.2 की रेटिंग दी हुई है, खाना उसका 1 स्टार वाली भी नहीं है, क्या करें। नहीं, हम तो लेकिन नहीं, हम इसमें नहीं पढ़ते लेकिन ताऊ कि हम रेटिंग पे कभी डिजिटल ऑनलाइन रेटिंग पे जाते ही नहीं, क्योंकि हम एक तो खाने बहुत रेयरली बाहर जाते हैं, बहुत मुश्किल से। साल में 3 बार चले जाएं तो समझिए बहुत जन कल्याण का। मेरा तो वो भी खत्म हो गया है, पर मैं जोमेटो से ऑर्डर करता हूँ तो उसमें मैं अच्छा, रेटिंग हमारे पास स्विगी जोमेटो करता ये हूँ। कुछ है नहीं। मैं पका हुआ खाना नहीं खरीदता, बहुत सिंपल है। पकाता हूँ, पकाता हूँ, लोगों को भी खाने को भी। नहीं अच्छा, जैसे मान लीजिए अपना किसी रिव्यू का पैमाना अभी भी ये है कि लोक श्रुति। और लोक श्रुति में क्या है कि जैसे अपने ने आइडेंटिफाई कर लिया कि यार ये 5 जने जो अपने जानने वाले हैं, इनका टेस्ट और अपना टेस्ट मिलता है, और ये जो बाकी के 10 हैं ये दोस्त अपने हैं लेकिन खाने के मामले में लोर हैं, तो इन पे नहीं आना है। ये 5 क्या कह रहे हैं ये बहुत मन, तो वो कहेगा नहीं यार देखो ये जो बता रहे हैं ना, उसकी नहारी बहुत तेल बहुत है और उसमें लबाब नहीं है, कोरमे और नहारी के बीच का कंफ्यूजन है, उसके चक्कर में पड़ना नहीं अपने को। हम कहते हैं हाँ ये बात सही कह रहा है। तो जैसे आप, और जैसे मान लीजिए आप श्रीलंका गए या किसी ऐसी जगह गए पहले जहाँ नहीं गए हैं, मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ, तो क्या वेटर से बात करके पूछते हैं कि तुम्हारे यहाँ की स्पेशलिटी क्या है, या मेन्यू देख के जो कुछ नया? वो हम कभी नहीं पूछते हैं। हालांकि एक आध बार शेफ से बात जरूर करते हैं कि किचन में कौन है, अगर ठीक ठाक जगह पे हैं तो हम शेफ को बुलवा लेते हैं, उससे पूछते हैं कि भाई क्या बनाते हो, कैसे बनाते हो। जैसे अहमदाबाद में एक बार हम रुके हुए थे, वहाँ पे कोई बहुत मशहूर होटल है और उन्होंने हमको नल्ली पका के दी। तो अब गलती मेरी थी कि मैं अहमदाबाद में नल्ली ऑर्डर कर रहा था। मुझे खांडवी ढोकला मंगाना चाहिए था, लेकिन मुझे लगा कि भाई 5 सितारा है, रखते होंगे लिखा है। तो फिर वो जो पका के लेके आए तो मैं बहुत दुखी हुआ, और हमने उनसे पूछा कि आप कहाँ, तो पता लगा कि वो सहरसा के थे भाई साहब, लखनऊ में होटल मैनेजमेंट पढ़े थे और अहमदाबाद में नल्ली पका रहे थे। मतलब नल्ली जो है गजब है, घुइयाँ की सब्जी टाइप एकदम, वह लकड़ी डाल दो लंबी लंबी, वह तना की रही। तो हमने कहा कि हजरत आइए चलते हैं, और फिर हम गए उनके साथ फिर किचन में, और उनका लाइव किचन था। तो मैं इस पार से उठ करके उस पार चला गया, और फिर उनसे मैं बताता गया कि नहीं अब आप ये कीजिए, थोड़ा सा ये वाला मसाला डालिए, अब थोड़ा सा इसमें सजेशन के लिए आधा चम्मच कॉर्न स्टार्च डाल दीजिए आप, क्योंकि आपके पास तो उस तरह से लबाब आप पैदा नहीं कर पाएंगे, इसको गर्म पानी में फेंट के तब डालना। तो फिर उसको नल्ली नहारी को एक्चुअली फिर एक स्वरूप दिया जा सका। और फिर हमने जब वो बन गया तो उसमें से 2 पोर्शन अपनी बाउल में डलवाया और 1 पोर्शन उसके लिए छोड़ा। हमने कहा कि मुझे खिलाने के बाद खुद भी खाना।
बाबा के साथ ये रिस्क रहता है। अगले दिन वो आदमी आया रस और अपना रंजनों पर कार्ड हम। दी कि सर आप जब भी अहमदाबाद आए आप आइएगा जरूर। रसरंजनोपरांत बाबा 5 स्टार होटल में खास करके खाना बनाने की धमकी देने लगते हैं। ये ताज में भी हो चुका है था। बाबा जो हैं उनको बुला के बोलते हैं कि ये क्या दाल बनाई है, आज खाना तेरा भाई बनाएगा। ठीक है। और सब मिलके बाबा को समझाते हैं कि दाल अच्छी है, आप खाओ। तो कह रहा है क्या दाल। फिर ये बताते हैं उसको, इधर सुनो, शेफ को बुलाओ। फिर वो शेफ को जो है दाल बनाने सिखाते हैं। फिर वो दाल बनाता है, फिर आता है, फिर बाबा खाते हैं। वो रैटाटुइल में जो क्रिटिक है ना, जो चूहे वाली फिल्म है एनिमेशन हाँ, में, हाँ, जो कुक एक बच्चा है जो खाना बना रहा है और एक्चुअली चूहा उसको ट्रेन कर रहा है। तो उस फिल्म में एक फूड क्रिटिक है जो अपना बेस्ट माना जाता है फ्रांस में, और वो लिखता है। तो मैं उसकी भूमिका में चला जाता हूँ कि मतलब वो गिलास को भी एक बार जज करेगा, सूंघेगा, मशरूम कैसा है, इसमें ब्लैक स्पॉट क्यों है, ये मशरूम इसका मतलब फ्रेश नहीं है। घर में 3 दिन वाला मशरूम में हम पका लेते हैं, लेकिन दुकान पैसा दे रहे हैं भाई, हैं? इतना पैसा तुम ले रहे हो, इतने में तो हम वसूल तो करें। हाँ, 10 दिन 12 दिन तरकारी आती, जितने पैसे में तुम उनका एक कटोरी सब्जी दे रहे हो है। नहीं, संजीव कपूर, रणवीर बनार तो छोड़ो, मतलब एंथनी बोर्डन टाइप के आदमी भी अगर बाबा के सामने होते ना, और रसरंजनोपरांत, नहीं रणवीर बढ़िया आदमी है, तो फिर रणवीर बाबा से जो चल है, जाती, क्योंकि लखनऊ में ट्रेंड है। संजीव कपूर मतलब फ्राडिया हैं खाने के मामले, हर चीज को इतना न्यूट्रल कर देते हैं, इतना बेमजा, उसमें बेझस है। ऐसे है कि आपके फ्रिज में लिम्का की एक बोतल रखी है जिसको 15 दिन पहले आपने खोला था, आपका दावा है कि ये ठंडा है। ठंडा तो है, झस नहीं है। नहीं, पर दुनिया का कोई भी शेफ हो, एक टाइम के बाद बाबा विल टीच। मैं एक बार यहाँ पे ऐसे मतलब किसी के साथ गया था तो मजबूरी में खाना पड़ा। ऐसे कोई हिंदी नाम वाला चाइनीज फूड कॉर्नर था, ऐसे कल्याण फूड कॉर्नर इस टाइप का नाम था, और सिर्फ चाइनीज मिलता था। तो उसने, जो हमारे साथ वाले थे, उन्होंने बोला थोड़ा स्पाइसी कर देना। अब वो शायद उसका स्पाइसी इनके स्पाइसी के मानक से अलग होगा, उसने बहुत स्पाइसी बनाया। अच्छा, वो वेटर, एक और चीज़ कई बार बड़ी इरिटेटिंग होती है कुछ ईटरीज की, कि वो आपको सर्व करने के बाद वहाँ खड़े हो जाते हैं देखने के लिए, खासतौर से जो नए नए मुल्ले होते हैं, जो ज़्यादा प्यार, जो जिनका नया बिजनेस होता है रेस्टोरेंट का। अच्छा, कि क्या रिएक्शन है। स्पाइसी चाहिए था, ठीक है सर, खाक दिखा। खाना ठीक है। तो वो आके खड़ा हो गया नूडल्स रख के, और खाया, और मिर्च ज़बरदस्त, और आँख से पानी वानी। तो कहता सर स्पाइसी ज़्यादा है। मैंने कहा नहीं नहीं, संडे को मैं ऐसे ही कान से धुआं छोड़ता हूँ बीच बीच में। उससे भी इरिटेटिंग होता है जबकि होटल के मालिक स्वयं इंटरेक्शन के लिए आए। उनका उद्देश्य रहता है कि इन पे जीवन भर के लिए एक प्रभाव छोड़ना है, और लॉयल हो जाएंगे कि वो मालिक को जानते हैं, रेस्टोरेंट ओनर को जानते हैं, और हमारा एक संबंध बन जाएगा, ये हमारे लॉयल कस्टमर हो जाएंगे। लेकिन वो ना एक एक्सट्रीम चला जाता है। एक रेस्टोरेंट है जो इसी के लिए जाना जाता है, इस इरिटेटिंग एस्पेक्ट के लिए, उसका नाम है गोवा पोर्चुगीज़ा। वो गोवन फूड्स पर उन जो पति पत्नी हैं, वो दोनों अपने ग्राहक, उन्होंने जो मेन्यू है उसमें अपनी लव स्टोरी लिख रखी है कि कैसे मिले और कैसे उन्होंने दुनिया से लड़ कर शादी की, दोनों कैसे बाइक पे चलते हैं, और कैसे इन्होंने, जो शेफ है वो एक्चुअली उनका साला है जिसको किडनैप करके लाए हैं, और कैसे पुलिस ने पकड़ लिया, और कैसे वो, मतलब आंदोलनकारी प्रेम कहानी है उनकी। और वो हाथ जो पत्थर पे घिसते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, मसाला पीसते हैं, कूटते हैं, हाँ। तो वो सब तो ठीक है, लेकिन उनके साथ एक गिटार वाला होता है जो बहुत ही गंदा किशोर कुमार गाता है, ठीक है। और वो आपके पास आकर बताता है कि जब ईगल्स बॉम्बे आए थे तो उन्होंने इनका गिटार सुनकर इनको बधाई दी थी कि तुम तो मतलब महान हो। हाँ, और अगर अब आपने नहीं दी तो फिर आप टुल्लू हैं फिर। हाँ, और ये पूरा जो नाट्यक्रम है ना वो चलता रहता है, और वो जो पति पत्नी जो ओनर हैं वो भी फिर आपके पास आके एक एक कुर्सी पे बैठ जाते हैं। ओहो। और फिर आपको कहते हैं कि आप ये खाएं, वो खाएं, और आप ये सोचते हो कि यार शांति से मैं खा भी नहीं सकता हूँ,
नहीं तो हृदय बता रहा कि इनसे पैसे लेने चाहिए। हाँ, और वो उनको, हालांकि उनका शायद ये ट्रिक चलता है, चूंकि उनके रेस्टोरेंट में लोग जाते हैं, काफ़ी महंगा खाना होता है। हाँ, पर्सनलाइज हो जाता है। हाँ, पर्सनलाइज होता है थोड़ा। पर मैं उसके बाद कभी नहीं गया, सिर्फ इसीलिए कि आई डोंट वांट टू इंटरेक्ट विद द रेस्टोरेंट ओनर, आई डोंट वांट टू टॉक टू द शेफ लाइक बाबा डस। मुझे खाना दे दो, मैं खा के चला जाऊँ। हाँ, उस टाइम बात करने की इच्छा नहीं होती। मैंने जब एक शहर में एक वो साइन बोर्ड देखा कर्मा होटल का, तो मैं सोचने लगा कि यहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट व्हाट यू डिजर्व। चॉइस होगा ही नहीं, मेन्यू नहीं है, तुम नहीं कर सकते दाल मखनी ऑर्डर, तुम्हें वाइट सॉस पास्ता ही मिलेगा। मतलब अगर सोचिए कि ऐसा एक रेस्टोरेंट हो जिनके पास आपके सिंस का हिसाब किताब है और आप वहाँ जाके बैठे हैं, अच्छा तुम आए हो, चित्रगुप्त ने डायरी खोली, लो तुम्हारे हिस्से में ये है, तो आपको भी पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। तो वाह, चिकन चट्टीना डिजर्व ही नहीं करते। भगवान को क्या देंगे ऐसे रेस्टोरेंट वाले। हाँ, जो आदमी केवल मेवा मिठाई ही खा रहा है, सोचिए उस पर क्या गुजरेगी। तो अच्छा, एक चीज़ और होती है इस पानी को लेकर के, तो मिनरल वाटर ही आप लोग लेते हैं या कहीं ऐसे सादा पानी भी आ गया तो वो भी ले लेते हैं? अब वो मैं risk नहीं 7-8 साल तक दिल्ली में हर रेस्टोरेंट में घुस के अपना केवल एक ही मकसद होता था। एक हमारे मित्र थे लेते? अनुराग सिंह, हम और अनुराग दोनों का एक ही मकसद होता था कि यहाँ तो साफ पानी मंगवा के रहेंगे। फाइनली पहली दहाई में 21वीं सदी की सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर भी आ गया कि रेस्टोरेंट वालों को आए हुए ग्राहकों को मुफ्त में साफ पीने योग्य पानी देना ही होगा, वो कुछ ऑर्डर करें या नहीं करें। हालांकि लोगों ने उसका भी हैक निकाल लिया है। अब उसकी व्यवस्था क्या है कि रेस्टोरेंट के दूसरे अंतिम कोने में किसी बाथरूम के बगल में एक डिस्पेंसर लगा देते हैं कि आपको फ्री वाला पानी चाहिए, खुद जाओ उठा के। हाँ, ये है। मैं रेस्टोरेंट में जब पूछते हैं कि सर मिनरल वाटर, तो मैं कहता हूँ तुम्हारा नलके वाला पीने लायक नहीं है, तो कहता है Nice. सर आरओ वाटर। मैं ले आओ, क्योंकि मिनरल वाटर के दाम जो बाहर होते हैं वो नहीं होते अरे अंदर, विचित्र है था वो। वो 160 सिर्फ रुपया बोतल। खोलने का पैसा ले लेते हैं। ठीक है, तो मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि इतना खराब है तुम्हारा पानी। नहीं, और कहीं बोल कहीं देता है तो कि- पानी की बोतलें ऐसी आ गई हैं। अभी एक जगह हम हाँ, गए हुए पानी थे, की वहाँ बोतलें पे ही पानी 160 की रुपए, उसमें बोतल लिखा का हुआ रहता है। प्रिंटेड रेट 160 रुपया है। हम कहे इसमें पेशाब करते शर्म आएगी गुरु। क्या है। सबसे वियर्ड थीम्स वाले रेस्टोरेंट कौन से देखे? जैसे मैंने सुने ही है, मैं इनमें से किसी जगह गया नहीं, मैं बहुत ज़्यादा मैं भी बाहर खाता नहीं हूँ। एक जैसे कैदी किचन है जहाँ पे पूरा जेल वाला थीम है, तो वेटर्स भी वही वाले, वो जो स्ट्रिप वाला हाँ वाइट उसमें ब्लैक है। का। हाँ, एक पबजी थीम रेस्टोरेंट है जो गेम है पबजी। एक है जो आपको शायद पसंद आए, ये बेंगलुरु में है, इसका नाम है यू कुक। तो DIY है वो, आप जाइए वाह। और आप खुद अपना बनाइए, जो आपको उसमें वो रहते हैं हेल्प करने के लिए, पर आप खुद बना करके खा ये सकते अपने लिए यही जगह सही हाँ। है। एक ना बेंगलोर में ही एक रेस्टोरेंट है, उसका नाम है डायलॉग इन द डार्क। तो वहाँ क्या करते हैं, आप जैसे एंट्री कर रहे हो उसके पहले आपसे जिन भी चीज़ों से आप रोशनी कर सकते हैं, घड़ी, टॉर्च, फ़ोन, वो सब जमा करा लेते हैं, गैजेट्स जितने भी आपके पास हैं। फिर आपको चूज़ करना है आप वेज खाएंगे या नॉन वेज खाएंगे, तो आपने एक चूज़ कर लिया। उसके बाद आपको बैठा देते हैं अंधेरे में एकदम, और फिर वो आपके सामने अंधेरे में वो सर्व करते हैं, और आपको पता नहीं होता कि क्या है, आपको वो खाना है और ऑफ कोर्स उसमें गेस भी करना है कि है क्या। ये गजब है। घड़ी बदल गई तो कहानी का तो देख लेंगे। ये गेम है बेसिकली। गेम है ये तो। गेम है, हाँ, डिनर नहीं है। लेकिन ताऊ का जो वो है ना पन, उसके एक बहुत बड़े पंखे हैं मेरे एक भैया, तो वो मतलब वो 3 ताल सुनते ही इसलिए हैं, और वो ऑब्सेशन की हद तक जा चुके हैं, अब वो सोचते ही रहते हैं इस तरह से। तो एक बार मैं उनको लेके गया एक कैफ़े, तो मैंने कहा कि आओ यहाँ पे कॉफ़ी अच्छी मिलती है। बोले यार यहाँ पे वो सैफरन कॉफ़ी मिलती है ना, सैफरन वाली। मैंने कहा आप आए हो पहले यहाँ पे? बोलते हाँ, मुझे देजा ब्रू हो रहा है। कॉफी अच्छा पन था। कॉफी अच्छा था। हाँ। तौबा तौबा। एक अहमदाबाद में ही एक और रेस्टोरेंट है जिसकी थीम मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, उसका नाम है सेवा कैफ़े। पता नहीं आपने सुना है नहीं? हाँ हाँ, बहुत फेमस है। सेवा कैफ़े में ये होता है कि आप जो खाते हैं आप उसके लिए पे नहीं करते हैं, क्योंकि आपके खाने के लिए आपसे पहले कोई पे कर गया है, और आप जब खा चुके होंगे आपके पास एक लिफाफा आएगा जिसमें आप एक रकम डाल सकते हैं, वो आपके बाद जो खाएगा
उसके लिए आप एडवांस में पे करते हैं। वो बेसिकली ये है कि आप खाएं और एक मर्जी का छोड़ के चले जाएं, हाँ वही, तो कोई प्राइसिंग नहीं है। हाँ वो कॉन्सेप्ट मुझे अच्छा लगा। और बाबा एक चीज़ और पहले होती थी, ये जो बीच के बहुत बड़े नहीं, जो छोटे भी नहीं, बीच के मझोले जो शहर हैं जैसे मथुरा, इस तरह के शहरों में वैष्णव ढाबा का एक कल्चर था, या मारवाड़ी भोजनालय का, वो बड़ा अभी भी है। हाँ, और वैष्णव ढाबा बहुत का अच्छा तो खाना देखिए, मिलता है। वैष्णव ढाबा एक ट्रैप भी है। वैष्णव ढाबा सबको ये बताने का है कि कोई भी आके यहाँ पे खा सकता है, क्योंकि लहसुन प्याज या शाकाहार इस तरह की जितनी भी बुनियादी आवश्यकताएं हैं, जैसे आप कहते हैं ना पंजाबी ढाबा, आधी पब्लिक तो ऐसे सटक लेती है ना, शर्मा नहीं नहीं पंजाबी ढाबा में नहीं खाएंगे यार, नहीं ठीक नहीं है, नहीं दूसरे शहर में नहीं खा लेंगे, अपने यहाँ थोड़ी खाएंगे, कोई देख लेगा भी। उपाध्याय जी बगल में रहते हैं तो परेशान रहते हैं। कहीं उसका आप दुकान का नाम असलम ढाबा, वो हो गया मतलब खेल। अब तो केवल आपको मतलब कामधेनु सरिया याद आ रहा होता है उस वक्त, फिर तो बहुत संकट है। इसलिए वैष्णव ढाबा एक पूरी सोची समझी साजिश है 100% लोगों को ये बताने का कि कोई भी आके खा सकता है, हमारे यहाँ कोई ऐसा मामला नहीं है। हालांकि बनारस में ही मैंने सबसे पहले सिगरा के पास एक वैष्णव ढाबा में, और हम बहुत छोटे रहे तब, हमारे ख्याल में हम 11-12 साल के थे, और संगीत का कोई बड़ा कंपटीशन वहाँ पे, ये इनका प्रयाग संगीत समिति का कोई बड़ा कार्यक्रम था, तो कंपटीशन में हम भी गाना गाने गए हुए थे। तो खाना वाना गा के शाम को ये खाना खाया जाए, तो घर के और जो लोग रहे, माता जी भी थीं, और जो लोग रहे उनको ये था कि वो शाकाहारी खाना खाने वाले थे। तो जब वहाँ पे एक वैष्णव ढाबा देख करके वहाँ पे गए कि नहीं खाना खाया जाए, तो पता चला कि खाना खाते खाते अचानक से ये पता चला कि नहीं, वो जिस तंदूर में रोटी लगा करके और दाल रोटी पनीर वगैरह खिला रहा था और भिंडी की सब्जी, उसी में एक सरिया में टंगड़ी भी पिरो के डाले हुए और ये खेल बनारस में हो रहा था, सोचिए। बढ़िया वैष्णव। एक पीड़ पराई जादे रे। एक जो हमारे तीन ताल के प्रोड्यूसर हैं, अभी इसके पहले उनसे बात हो रही थी, तो वो अपना बता रहे, वो मोकामा के रहने वाले हैं, कि कुमार केशव जिन्होंने ये एपिसोड किया, तो वो बिहार में है मोकामा। तो मोकामा के उनके एक पट्टीदार चाचा थे पड़ोस के, जो पटना जाते थे, और जब वो पटना जाते थे तो वो मारवाड़ी भोजनालय में भोजन करते थे, 25 रुपये में भरपेट था। तो लगातार वो बहुत सालों से जा रहे थे, उनका कारोबार का कुछ काम था। एक बार वो गए और खाना खाया और बोले कि जी 35 रुपये हो गया है आज से। तो उन्होंने अपना प्रतिरोध दर्ज कराया कि यार मैं पुराना ग्राहक हूँ, मुझे डिस्काउंट दो, मेरे लिए 25 न सही 30 ले लो, और 35 थोड़ा ज़्यादा है, उस समय 10 रुपये भी बड़ी बात हुआ करती थी। तो वो माना नहीं। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा, उनके मन में रिवेंज की भावना आई, वो आ गए वापस। फिर उनके गांव में एक व्यक्ति था जो खाने के लिए बदनाम था, वाह, उसको वो लेकर के गए मारवाड़ी कहा भोजनालय। 70 ले दोनों खा। नहीं, 80 रोटियों तक तो गिना गया। उसके बाद फिर मालिक आया, उसने हाथ जोड़ लिए, भैया आपको 30 रुपये में ही देंगे, आपका डिस्काउंट रहेगा, इनको ले जाओ आप। तो ये है। तो तीन तालियों से भी अपन बिल्कुल भोजनालयों सौंफ से के तजुर्बे। बस एक ही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, तीन तालियों से एक बहुत महीन बात बताए दे रहा हूँ। बारिश का मौसम, खास करके जो चौमासा है, इसमें होटल ढाबे पे कहीं भी बाहर जा रहे हैं, सौंफ खाने से बचें। अच्छा। हाँ, क्योंकि बारिश में कई भुनगे ऐसे होते हैं जो हरे होते हैं और जीरे के बराबर होते हैं। तो सौंफ नहीं होती। तो सौंफ ना रहा। ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी बाबा अपने श्रोताओं के हाथों में सौंप रहे हैं। इसे संभाल कर रखिएगा चौमासे में। आपको पता है, आप अगर पिज्ज़ा खा रहे हो और उसमें कीड़ा आ जाए, उससे भी बुरा क्या होता है कि उस पिज्ज़ा में कटा हुआ कीड़ा आ जाए, यानी आधा गया। एक ना इसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग पर इसमें क्या करते हैं आप? मैं तो अक्सर जो है, मैं वहाँ पे भी शिकायत भी नहीं करता हूँ। मैं रेस्टोरेंट में बहुत लोग देखते हैं कि कुछ निकल गया, बाल निकल गया, और या मक्खी निकल गई, मच्छर निकल गया, तो बड़ा हंगामा करते हैं। मैं उसे निकाल कर फेंक देता हूँ। हम दोबारा नहीं जाते।
हमारा भाई हो जाता है। जैसे आनंद होटल बहुत मशहूर है सिंधिया हाउस के पास सीपी में, और वहाँ पे एक बार कोई साथ दूसरी टेबल पे बैठे हुए सज्जन खा रहे थे, और उन्होंने बहुत प्रतिकार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि ये क्या तैर रहा है, इसको देखो। तो वो कुछ उसमें लगा, ऐसा एक कुछ था जिसको देख के लग रहा था कि ये जला हुआ प्याज जैसा कुछ है, लंबा। जला हुआ प्याज बहुत ही मतलब, खतरनाक चीज़ है। अरबी की सब्जी में सभी उत्तर भारतीय ग्रामीणों ने जला हुआ प्याज बिना प्याज की अरबी की सब्जी में खाया है। इतनी पाखी गिरती हैं, ऐसा कचकचौवा लाके उसमें एकदम हाई ऑन मिनरल्स वो गोइया की सब्जी बनती है। बियर ग्रिल्स। मतलब घर में पंडित जी हैं, प्याज नहीं खाया जाता है, लेकिन घुइयाँ की सब्जी में प्याज बहुत है। तो ये जो आनंद होटल है, इसमें दूसरे सज्जन ने कहा कि जला हुआ प्याज जैसा। उन्होंने कहा कि क्या है, तो उसने कहा जला हुआ प्याज तो है। तो उसने कहा चम्मच लगा, उठाओ जरा सा जला हुआ प्याज, देखो निकाल करके। तो पता कि नहीं, वो तो एक कुछ टेंटिकल टाइप का कुछ था, जिसमें से एक दो और सिरे से निकले हुए थे। तो उसने कहा अभी पूरा निकालो ना, पूरा। तो चम्मच उसको तैरा करके भी उसको पूरा निकाला गया, तो एक शवासन में कॉकरोच उसमें था। शवासन। हाँ, और वो उसकी एक टांग थी जिसको कह रहे थे जला हुआ प्याज बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम जो भी खा रहे थे, हमने फिर वहीं पे उसको रोक दिया, विराम दिया, पानी पिया, और हमने बस ये कहा न गंगा दत्तम पुनरेति कूपम। ऐसे मौकों पे अचानक इंसान आसमान की ओर देखने लगता है, पता नहीं। एक बार एक लड़का लाइब्रेरी में घुसा। ऐसा नहीं कि उससे कुछ तकलीफ हो जाएगी, कोई नुकसान हो जाएगा, नहीं वो क्या मन होता है कि मन लोग- खराब हो जाता आप चले गए, वो तो मन खराब हो गया। बहुत लोग क्या करते हैं कि ये दाल ले जाओ, दूसरी दाल लेके आओ। अरे भाई, ये आपके दाल में नहीं थी, वो कढ़ाई में है। है। उनको लगता है क्या फायदा कि है? ये जो शेफ के पास से डोंगे में जब उसने डाला है, वहां से रास्ते में कहीं हाँ। ये हो गया है। इस मामले में मिठाइयाँ बहुत अच्छी हैं। अब से राजधानी एक्सप्रेस में मरा हुआ गिरगिट निकलता है खाने में, तो उस आदमी का खाना बदल दिया जाता है। और बाकी लोग बड़े खुशी से बोलते हैं हमारे में तो नहीं निकला। पॉइंट है। तो लाइब्रेरी में ना एक बार एक लड़का घुसा लाइब्रेरी में, और लाइब्रेरियन से बोलता है घुस के, एक बन मस्का देना। लाइब्रेरियन बेचारे शरीफ आदमी थे, चश्मा ऐसे किए ऊपर लगाए, बोले आपको पता है ना आप लाइब्रेरी में हैं? तो ये बोलता है ओह सॉरी, एक बन मस्का देना। ये रायबरेली है कहाँ? घंटापुर से 30 किलोमीटर नेनाए। मून पे भी रेस्टोरेंट खुल गया है। मून पे खाना अच्छा है, एटमॉस्फेयर नहीं है। आप लोग कह रहे थे एम्बियंस देख के जाना। वो एक्चुअली ढाबा है, वैष्णो बांध ढाबा। बांध की मुंह। मैं देश में कहीं भी जाता हूँ, वहाँ मुझे वैष्णो ढाबा मिलता है। चिट्ठियाँ अब लेते हैं, और इस पे बहुत सारी चिट्ठियों की अपेक्षा भी है जो हमने बात की, क्योंकि बाहर के खाने के सभी के तजुर्बे होंगे। तो बताइएगा आप किस तरह के अतरंगी रेस्टोरेंट में गए हैं और वहाँ आपके क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। तो न्योता वाले श्रोता का नंबर है, पहली चिट्ठी एक नए लिसनर की आई है, मुंबई से रोहित सिन्हा की, और पहली बार इन्होंने लिखा है। तो ये लिखते हैं कि मैंने 3 ताल 2 महीने पहले सुनना शुरू किया है, ऑफिस जाते टाइम कार में, या फिर शनिवार देर रात डबल ब्लैक के साथ सुनता हूँ। अभी तक 15 एपिसोड्स निपटाया है, आशा है कि साल के आखिर तक सारे निपटा दूंगा। मुंबई में कार चलाते हुए कभी कभी अगर कोई सिग्नल पर हंसता मिल जाए तो मुझे ही समझ लेना बाबा या ताऊ से कोई नया शब्द मैंने सीखा होगा। ICSE से हूँ तो हिंदी थोड़ी टाइट है, भाषा में भूल चूक होगी तो माफ़ी। मुंबई में काम करता हूँ, ठाणे में रहता हूँ, रहने वाला पटना का हूँ। 3 ताल की बैठक मुझे अपने बचपन की याद दिलाती है, जब इंटरनेट का ज़माना नहीं था और लोग अपने अनुभव बड़े चाव से सुनाते थे और हम सुनते भी थे। माता जी का बताना कि कैसे गंगा पार करके सब गांव जाते थे, बाढ़ का किस्सा, शादी के किस्से, या पिताजी के सरकारी अस्पताल के किस्से। अक्सर शाम को पिताजी के दोस्तों की बैठकी होती थी और हम बाहर रूम से पढ़ाई करने का ढोंग करते हुए उनकी बातें बहुत चाव से सुनते थे। बड़े होकर इंजीनियरिंग कॉलेज हॉस्टल में भी सारा दिन किसी बाबा के रूम में बैठकर बकर करते हुए गुजार देते थे। आज इन्फॉर्मेशन ओवरलोड है, किंडल है, पॉडकास्ट है, पर बैठकें कम हो गई हैं।
बहुत साल बाद तीन ताल सुनकर लगा कि ज़िंदगी में एक बैठक वापस आ गई। बाबा यूनिवर्सल बाबा हैं, वो दोस्त जो हर हॉस्टल की रौनक होता है, जिसके कारण घर जाने का मन नहीं करता। ताऊ अपने यूनिवर्सल गुरु हैं, जिनसे विचार विमर्श किए बिना कोई प्लान पूरा नहीं होता। ऐसा मित्र जो ये बताए कि क्या पहनो, क्या पियो, क्या खाओ। और सरदार वो मित्र हैं जिसके रूम में बैठकर सारा बकर चलता है। पूरे हॉस्टल का लाडला। चाय की जिम्मेदारी उसी पे रहती है। हाँ। आज चाय नहीं मंगाया तुम लेके। पंचायत सीरीज से आपका लगाव देखकर मन खुश हो जाता है। पंचायत की पॉपुलैरिटी से ये विश्वास है कि आज भी हमारे अंदर के छोटे कस्बों वाला भारत जिंदा है। कभी वक्त मिले तो ध्यान से उसका एक गाना सुनिएगा, खाली खाली सा है। उसकी कुछ पंक्तियां हैं। साथ तो सब हैं रे, फिर भी सूने से रे, सहम जाते हैं अब हवा के भी छूने से रे, भर आता है गला पर बूंद आंखों से न गिरे, जले जियारा जैसे काली सा है, खाली खाली सा है। पंचायत का ना, पंचायत का म्यूजिक जो है बहुत अंडररेटेड है। हाँ। इंक्लूडिंग पैरासीटामोल। बहुत अच्छा गाना है। और आइटम सॉन्ग की बात करें तो कई वर्षों के बाद मैं हिंदी लिख रहा हूँ। पॉडकास्ट से कभी लगाव नहीं रहा था, पर अब आपके कारण हर शनिवार बेसब्री से इंतज़ार करता हूँ। आगे भी लिखता रहूँगा और आशा करता हूँ कि इससे थोड़ी हिंदी भी सुधर जाएगी। अभी भी बड़ी ई और छोटी ई लिखने में सोचना पड़ता है। बाबा, इस शनिवार वाले एपिसोड में मैं आपकी कुछ बातों से असहमत हूँ। सॉफ्टवेयर में हम इसलिए अच्छा नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ काम सस्ते में होता है। हम उससे बहुत आगे निकल चुके हैं। आप तीनों को ढेर सारा स्नेह। आपका नया मित्र रोहित सिन्हा, मुंबई। वाह वाह रोहित भैया, बढ़िया हुआ, पहली चिट्ठी है आपकी ये। और ऐसे ही लिखते रहिए। और अगर आप मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, बांद्रा, जुहू, पता नहीं क्या क्या है मुंबई में, कहीं रेड लाइट पे मुस्कुरा रहे हैं, हाँ। वर्ली कहीं मुस्कुरा रहे हैं साकिर नाका में, तो हम लोगों को इस बात की खुशी है कि चलिए चंद, क्योंकि बहुत स्ट्रेसफुल होती है बॉम्बे की ड्राइविंग। बिल्कुल। तो चंद पल अगर मुस्कान के हम आपको दे पाते हैं तो हमारे लिए इससे कभी बड़ी आप कमाई कोशिश क्या कीजिएगा कि कोई और अगर हंस रहा हो, मुस्कुरा रहा हो, तो आप उससे पूछ सकते हैं, तीन ताल सुनते हो क्या? पता चला ये जा रहे हैं मुंबई में और बगल वाली कार में ब्रूस वेन है। दोनों रेड लाइट पे मुस्कुरा रहे हैं। मुंबई चैप्टर मजबूत होता जा रहा है। तो तीन ताल के मुंबई चैप्टर को बधाई, नए सदस्य मिलने की। रोहित जी, आप लिखते रहिए, आपकी आगे आने वाली चिट्ठियों का इंतजार रहेगा। अगली चिट्ठी जर्मनी से आई है, फ्रैंकफर्ट से दीपक सोलंकी की। पहले भी लिखा है इन्होंने। ताऊ बाबा और सरदार को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो सिमोन को तीन ताल के लाजवाब पोस्टर के लिए बहुत बहुत बधाई। बेहतरीन काम है आपका, और मेरा दूसरा पत्र शामिल करने के लिए सरदार को बहुत धन्यवाद। एपिसोड 89 और 90 के विषय धर्म और राजनीति के इर्द गिर्द हैं, और कई साल तक दोनों के अतिरेक में रहते हुए मेरे दिल, दिमाग और आदतों में ज़बरदस्त विरोधाभास है। मेरी दादी जी सरकारी कन्या विद्यालय की प्राध्यापिका थीं, और मैं बहुत छोटा था तभी वो रिटायर हो गई थी। वो बहुत ज़्यादा धार्मिक थी, तो घर के सामने ही मंदिर बनवाया, और रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम पूजा पाठ, अनुष्ठान और तीर्थ यात्रा में व्यस्त रहती और सबको व्यस्त रखती। धर्म से पहला टकराव 5वीं कक्षा में हुआ, जब मेरे स्कूल में 2 नए मित्र बने, एक मुस्लिम और एक दूसरी जाति से। हम तीनों अपना लंच शेयर करते थे, और सिर्फ मम्मी को बता के मैं उनके घर खेलने जाता था। जिस दिन दादी को ये बात पता चली तो बहुत तांडव हुआ मेरे घर में, और दादी और पापा के साथ मेरा पहला शास्त्रार्थ भी हुआ। माँ धार्मिक होते हुए भी उदारवादी रही हैं, उनका सपोर्ट साथ था तो शास्त्रार्थ भी चलता रहा। दादी को गुजरे हुए अब बहुत साल हो गए, लेकिन पापा के साथ अब भी धार्मिक विचारों को लेकर कभी कभार युद्ध छिड़ जाता है। खैर, असर ये हुआ कि काफ़ी कम उम्र में धर्म से आस्था कम होते होते ख़त्म हो गई, लेकिन भगवान में आस्था बची रह गई। नुसरत साहब कहते हैं ना, कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, बस वही। त्योहारों को रखो और धर्म को ख़त्म करो वाली बात में मैं पूरी तरह ताऊ के साथ हूँ, लेकिन उसमें भी वो सारे व्रत त्योहार निकाल देने चाहिए जिसमें बीवियाँ अपने नाशुक्रे पतियों और माँ अपने बच्चों के लिए व्रत रखती हैं। बहुत सही। आजकल भारत सहित और कई मातारी सुनत हो तो सुन लो का कह रहा है लड़का। आजकल भारत सहित कई और देशों में जिस तरह धर्म भाईचारे से ज़्यादा नफरत फैला रहा है, उसे देखकर मन बहुत व्यथित रहता है,
और जब भी इस तरह की कोई दुर्दांत घटना होती है तो इंसानियत से विश्वास उठ जाता है। लगता है कि काश हम लोग पहले इंसान तो बन जाएं। एक अच्छी बात यह है कि धर्म को नहीं मानने वालों की तादाद अब बढ़ती जा रही है, लेकिन ज़्यादा खतरनाक बात यह है कि जो मानते हैं उनमें धार्मिक कट्टरता बढ़ गई है। वो पता नहीं कब रुकेगा, रुकेगा भी या नहीं। राजनीति पर फिर कभी। अब एपिसोड 91 पर आते हैं। शुरू में बाबा जिस तरह ताऊ से भिड़े तो ऐसा लगा कि जैसे या तो किसी से लड़ के आए हैं या फिर आज खाना अच्छा नहीं मिला। एकदम से रगेद दे रहे थे हर बात पर। ताऊ जहां आधा गिलास भरा हुआ बता रहे थे, बाबा आधे खाली की बात कर रहे थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। हमारे खुद के 91 के अनुभव की बात है तो एक बड़ी बात यह थी कि पापा ने अपनी खटारा राजदूत बेचकर नया बजाज चेतक लिया था और हमने ताबड़तोड़ उस पे सामने भोकाल का स्टिकर चिपकाया था। शायद टीवी पे महाभारत उसी साल ख़त्म हुआ था और चाणक्य शुरू हुआ था, जो ज़्यादा समझ नहीं आता था तब। भोकाल कॉमिक्स की बात कर रहे हैं जी? हाँ, कई लोगों को नहीं पता होगा। हाँ, उम्र बहुत कम थी, तीसरी कक्षा में रहा हूँगा और प्लास्टिक की भारी वाली बॉल से क्रिकेट खेलना शुरू किया था। वो जहाँ लगती थी सट्ट से चिपक जाती थी। जालिम बॉल थी। देखिए 91 के ये भी अनुभव हैं। 91 अंडा कहते थे उसको, अंडा। हाँ, 3 रुपये का आता था। हाँ, वाइट कलर का मोस्टली होता था। बाकी उस टाइम से यादें बननी शुरू हुई थी तो ज़्यादा कुछ है नहीं कहने को। जहाँ तक विज्ञापन की बात है और बेचने की कला की बात है, वो इंटरेस्टिंग विषय है। बचपन में टीवी और रेडियो के अलावा दीवारों पर लगे हुए पोस्टर या पेंट किए हुए विज्ञापन, रिक्शा और साइकिल पर लाउड स्पीकर लगाकर चलने वाले विज्ञापन याद हैं। ट्रेन से जाते हुए दीवारों पर लिखे वैद्य रहमानी से लेकर हाशमी दवाखाना के विज्ञापन, और ट्रेन के टॉयलेट में उनके पैम्फलेट, बसों में बिकता गुरुचेला, सामान्य ज्ञान से लेकर वशीकरण मंत्र तक की किताबें, बहुत सारी यादें हैं। कुछ जो ज़्यादा याद है वो है हमारे कस्बे के मंगरहिया और शनिचरहिया, यानी मंगलवार और शनिवार को लगने वाले मंगरहिया और शनिचरहिया बाजार में साइकिल पर चूहे मारने की दवा, खटमल मारने की दवा की आवाज़ लगाते वो आदमी जो बाकी के दिन उसी साइकिल पर घूम घूम कर दाँत, खाज, खुजली के जालिम लोशन टाइप का कुछ बेचता था। उसकी आवाज़ अब भी याद है। एक दूसरी याद है प्रकाश टाकेज का वो रिक्शा जिस पर दोनों तरफ फिल्म का पोस्टर और भोंपू लगा होता था ऊपर, जिस पे बैठ के भगत जी बस नाम के आवाज़ लगाते थे। आपके शहर में प्रकाश चित्र मंदिर में लगने वाली है मार धाड़, एक्शन भरपूर और मधुर गानों से सजी फिल्म बलवान। एग्जैक्ट है ना? वह जेमा सुनील शेट्टी सैंडो बनियान और जीन्स पहने रहे। हाँ, बलवान। शक्ति दे माँ, शक्ति। ये तो बॉर्डर में है ना। फिर यही भगत जी 12 बजे तक प्रचार करके लौट के सिनेमा हॉल का साइकिल स्टैंड भी संभालते थे। ताऊ हम पहला फिल्म क्रिटिक जो है वो बलवाने का सोचे थे। हम कहे कि यार ये इतना गरीब है, सताया हुआ है, ये कैसे 20 छः गमला में 20 छः माउजर रखे हैं। अनरियलिस्टिक हो गया ये। वहाँ से समझ में आया कि नहीं, जो कर रहे हैं भविष्य में इसे फिल्म क्रिटिक कहा जाएगा। अभी रिसेंट के विज्ञापनों में मेन विल बी मेन के कई सारे वर्जन हैं जो मुझे मज़ेदार लगते हैं। कुलदीप भाई पत्र फिर से, प्यार की राह में वाला गाना। हाँ। कुलदीप भाई पत्र फिर से लंबा हो गया, अब क्या करें, लेकिन जाते जाते ये ज़रूर बोलूँगा कि राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। क्यों ना हूँ मास्टर जी, मैं डाबर का लाल दंत मंजन जो इस्तेमाल करता हूँ। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। जय हो। फ्रैंकफर्ट से गोरखपुरिया 3 तालिया, दीपक सोलंकी। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। खास करके जो प्लास्टिक का गेंद, और ये लोग केवल वहीं नहीं रहते थे, मतलब मंगरहिया और सनेचरिया मार्केट में तो आज भी करते थे, कचहरी के सामने। और समझ नहीं, मतलब हम अक्सर सोचते थे कचहरी के बाहर वो अपना एक माइक लाउड स्पीकर लगाए हुए, साइकिल पे लाल पीला डिब्बा पीछे बंधा हुआ। हाँ, वो कान से गहरा गहरा काला काला पीला पीला मवाद निकलता हो, कान दर्द करता हो, सिर दर्द करता हो। तो वहाँ पे क्या करता था, हमको ये लगता था कई बार कि ये दाँत खाज खुजली की भी दवा बेच रहा है और चूहा खटमल मारने की दवा भी बेच रहा है। मिक्स न करते। ये किसी ने इधर की पुड़िया उधर दे दी, उधर की पुड़िया इधर दे दी, तो घर में एकदम सन्नाटा हो जाएगा मामला। न चूहे तो नहीं। क्या हुआ गणेश जी, यहाँ चूहा बैठ के निकल लिए। पता चला खटमल खुजा रहा है, इंसान लेटा हुआ झाग पड़ा निकल रहा है मुझसे।
लेकिन जो नाशुक्रे पति वाली आपने बात कही वो लाइन बहुत बढ़िया थी। बहुत सही। लिखते रहिए गुरु, बढ़िया चिट्ठी थी। और लंबे के चक्कर में हम लोग 3 ताल है इतना लंबा है गुरु। हाँ। सोचिए 2 मिनट की चिट्ठी आपकी, हम लोग 2 घंटा बकर करते हैं। पूरा राइट है आपका। अगली चिट्ठी दुमका झारखंड से गुंजन की है। पुरुष है ये, महिला नहीं है, गुंजन की है। इन्होंने लिखा है, ये व्हाट्सएप ग्रुप पे इन्होंने भेजा था। 3 ताल की नवैयत पर एक कमेंट्री इन्होंने भेजी, वो बड़ी सुंदर लगी मुझे। 3 ताल एक इल्यूजन है जिसमें मार्केस की थोड़ी सी आत्मा बसती है। इसको यथार्थ से न जोड़ें। ताऊ बाबा और सरदार भी इससे शायद सहमत होंगे। ये हम जैसे थके हुए यथार्थ से निराश लोगों को थोड़ा रोमांच देने का प्रयास है। इसमें यथार्थ मिला तो वो बात नहीं रह जाएगी। जैसे आज तक रेडियो का ब्रांड लाइन है कि सुनता है सारा जहां, ये एक भ्रम है भाई, नहीं सुनता है सारा जहां। हम बतौर श्रोता चाहते हैं कि सारा जहां इसे सुने, पर सच यही है कि अभी सारा जहां नहीं सुनता है। आपको लगता है कि ताऊ बाबा या सरदार के बस में होता तो आज तक रेडियो का ये टैगलाइन होता? मुझे लगता है कि नहीं होता। ताऊ के बस में होता तो इसमें बिरसा मुंडा की जमीन की खुशबू होती। ताऊ कहते कि आज तक रेडियो में काफ़ी कुछ है, सुनना है तो सुनो, नहीं भी सुनोगे तो कुछ घटेगा नहीं जीवन में। आज तक रेडियो के अलावा और भी बहुत सारे काम हैं। और बाबा कहते कि आज तक रेडियो सुनो या ना सुनो, गुड डॉक्टर सीरीज ज़रूर देख लो। बाकी हमको सैलरी आजतक.com के लिए मिलती है, लेकिन 3 ताल इसलिए करते हैं क्योंकि मज़ा आता है। इसके बाद भी कई बार शुक्रवार या शनिवार को लगता है कि बड़ी लकड़ी हाथ में ले लिए, मेरे कियारे में 3 ताल की कोई भूमिका नहीं है। ये दुमका से गुंजन है। हाँ ना ये कोई भीतर का है। हो गया। नंबर है वैसे उनका, अगर चाहिए तो मैं भेज दूंगा। ट्रू कॉलर चेक कर लीजिएगा। सरदार के बारे में मुझे लगता है कि आज तक रेडियो के कार्यक्रम और 3 ताल के बीच भी कुंवर नारायण और केदारनाथ सिंह उन्हें गुदगुदी करते होंगे। सरदार उन्हें ये कहकर चुप कराते होंगे कि चाचा 1991 की पैदाइश हूँ, अभी इतना लोड मत दो प्लीज़, मेरी लाइफ मुझे मेरे तरीके से जीने दो। देखिए ना, जिस 3 ताल के पोस्टर की इतनी तारीफ की गई, उसमें बतौर 3 तालियाँ मुझे एक बुनियादी कमी नज़र आती है। 3 ताल पॉडकास्ट की एक खासियत उसकी काव्यात्मकता है, और कविता और फूल में मुझे एक ही बात एक समान लगती है, वह है उसकी कोमलता। ताऊ बाबा और सरदार तीनों का ही कविता से एक रिश्ता मालूम पड़ता है, लेकिन पोस्टर में वो कहाँ नज़र आता है। मुझे छूट मिलती तो ताऊ के आगे मैं एक गुलदान में पलाश का फूल रखता, बाबा के सामने गेंदा, और सरदार के आगे मेट्रो स्टेशन के बाहर से खरीदे गए गुलदस्ते को रखता जिसमें कई रंगों वाले गुलाब होते कांटों के साथ। नहीं, गुलदस्ता रखा था टेबल पे हमने, लेकिन बनते बनते सूख गया, फिर उसे हटाना पड़ा। पलाश और ताऊ क्यों? इसका जवाब संथाल परगना और ताऊ के बीच के रिश्ते में खुलेगा, जो ताऊ ही बताएं तो बेहतर। बांका और भागलपुर भी कहाँ संथाल परगना से दूर है। बाबा मित्रों के मित्र हैं, इसलिए गेंदा फूल हैं, एक मौसम विशेष का सबसे विशेष फूल। सरदार के सम्मान में सबसे महंगा गुलदस्ता, बाकी जो है सो है, उसका ही जय हो जय हो। गुंजन, दुमका, झारखंड। भैया पलाश क्या है कि संथाल परगना में पलाश जो है वो एक मौसम में, इनफैक्ट इस बार मैंने उसकी तस्वीर खींची थी और डाली भी थी, आग से जलते हुए पलाश। हाँ, जो मैं वापस आ रहा था तो बहुत दूर दूर तक पलाश ही पलाश, पलाश के फूल। और पलाश के फूल मुझे बहुत प्रिय भी थे। उसका कारण है कि होली में हम रंग खरीदते नहीं थे और पलाश के फूलों से बनाते थे। हम अभी भी बनाते हैं दिल्ली में ताऊ, पलाश के सूखे फूल 3 किलो 5 किलो मंगा के एक बड़े जराम में पानी भरवा के बर्फ़ डलवा के और उसमें रात भर पलाश का फूल 3 किलो भिगो के रखते आप तो डुबकी मरवाते हैं ना, जो लोग आते हैं कि एक डुबकी। हाँ, वो एक पूल अलग से बनता है। अच्छा। ये लुटिया में भर के धीरे से चोरी से पीठ में डालने वाला रंग है। गले मिल रहा आदमी और इधर किसी को झप्पी दे रहे हैं, तब तक किसी ने एक लोटा हाथ पकड़ा दिया है, बस कॉलर उठा के धीरे 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 दे देना है एकदम, ताकि जब वो बैठे जाके कुर्सी पे तो पचर पचर हो गए। और हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जो गांव के आसपास, जिनका नाम है परस बन्ना। तो एक्चुअली पलाश के वन है, और एक मौसम में वो ऐसे खिलखिला के हंसते हैं कि बस क्या सुंदर जीवन खुश हो जाता है। दे दिया। और मैं तुरंत अब ये पूछ रहे हैं कि परस कविता बन्ना। कहाँ है, तो गुंजन भाई कह रहे हैं कि कविता कहाँ। कविता या कोमलता शब्दों में है,
कविता कैसे है तीन ताल में कि ताऊ ने एक शब्द दिया, परस बनना। बरस बना, परस बनना। अच्छा, पलाश पलक, बन मुझे- राकस की याद आ गई इससे। हाँ, वैसा ही है। नहीं, और ताऊ का ये शब्द मुझे लगता है कि किसी भी बढ़िया सारगर्भित और एक कोलाज बनाने वाले उपन्यास के लिए इससे बढ़िया टाइटल नहीं हो सकता है। पलाश का बन, ये पूरा देश अगर आप उसको जलता हुआ इग्निशन ट्रबल एंड आफ्टर वाले मोड में देखें, जहाँ पे मुद्दे जल रहे हैं, जहाँ पे लोग जल रहे हैं, और जहाँ पे उद्वेग है, अग्नि है, प्रज्वलन है, रंग है, ये टाइटल है उपन्यास का। हरियाला बनना बहुत हो गया, परस बनना है। अगली चिट्ठी है एक न्यूज़ लिंक, कुछ ताऊ की पुरानी खबर के साथ कोई पुरानी फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर, तीन तालियों का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर की गई, कुछ कई बरस पहले की, जिसमें ताऊ का टोनी स्टार्क वाला लुक है, मतलब ये वाली दाढ़ी। अंगूठी। हाँ, तो हिरेन भोजानी ने उसको शेयर करके लिखा कि न्यूज़ पुरानी है लेकिन फोटो देख रहे हो युवा ताऊ का। तो इस पर मिथुन कुमार ने लिखा कि बाल और दाढ़ी अगर काला करवा लें तो अभी भी युवा ही लगेंगे, ज़्यादा उम्र नहीं हुआ है, उतनी उम्र में तो नेता और एक्टर शादी भी नहीं करते हैं। ललित मोदी ने अभी भी नहीं वही किया कह है। रहे थे कि ललित मोदी तो अभी भी कह रहे हैं कि ना पार्टी शीतल- ज्वाइन नहीं करूंगा, टिकट ले लिया है। शीतल एक लिसनर है हमारी, उन्होंने इस पे लिखा कि पत्रकार समय से पहले ही ज़्यादा उम्र के दिखने लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ऐसा है क्या बाबा? मेरे बारे में वो शब्दशः सही हैं, लेकिन बाकी तमाम पत्रकारों के बारे में गलत है। कई पत्रकारों, खास करके टीवी पत्रकारिता के बाद हमको लग रहा है कि लोगों की घड़ी कहीं छूट गई है, उनका वक्त आगे बढ़ ही नहीं रहा है। मतलब कोई 76 में, 72 में, 68 में पैदा हुआ व्यक्ति अभी भी वो एकदम मृगछौना हुआ चाहता है ना। और हमको देखो एकदम लग रहा है कि सुंदरकांड की जामन थमी है, झोंटा बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए, पेट निकाले, तो ये होता है। तो ये जनरलाइज नहीं है, हर धंधे पानी में ऐसी नवैयत के लोग आपको मिल जाएंगे। पत्रकारिता भी उसी का एक हिस्सा है। मेरी तो बचपन से तमन्ना थी कि कब बूढ़ा लगूं। हाँ, खिचड़ी दाढ़ी। अब लगने लगा हूं तो खीज होती है। और एक आखिरी आज का छोटा सा कमेंट जो उसी व्हाट्सएप ग्रुप में आया, चिन्मय विजय का, कौन कौन तीन ताल का 100वां एपिसोड वीडियो में चाहता है, और इस पर भारी संख्या में लोगों के थम्स अप और हार्ट इमोजीज आए हैं। वाह। तो तीन ताल के 100वें एपिसोड को प्रयास ये किया जाएगा कि हम लोग उसको यूट्यूब पे लाइव फरमाएं। वीडियो में और ही नहीं वहीं होगा, से- हाँ। अरे वो तो बहुत प्रत्यक्ष। कुछ हो सकता है। और प्रत्यक्षम और किम ये उनके प्रमाणम। लिए होगा जो हाँ, नहीं पहुंच पाएंगे। बाकी तो बहुत कुछ होना है। उचित समय पर सूचना दी जाएगी। दी जाएगी। तो अपने लेटर्स भेजिए, और आपके आसपास बाहर के खाने का कोई ऐसे अतरंगी तजुर्बा हो तो वो भी भेजिए। खुरपेच सोच रहा होगा सुन के तीन ताल की, जाके चप्पल खरीद लिया या नया सैंडल एकदम पहन के चलना झमका हुआ। खुरपेश कहीं फोटो नहीं खिंचवाएगा, स्टूडियो नेम वाले हैं ना 2-3 तो अपने यहाँ। तो अपने चिट्ठियां भेजिए, चिपक चिपक कर बैठी सवारियों का कोई किस्सा हो, ऑटो वालों का किस्सा हो, या असंसदीय शब्दों की सूची पर आपको कुछ कहना हो तो आप हमें भेजिए। radio@aajtak.com पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9953332303। और खाने के मामले में भी लोगों के अनुभव तमाम बाद किस्म के होंगे। हाँ। तो आप लोग कहाँ कहाँ फंसे हैं और कहाँ कहाँ हंसे हैं, इसका किस्सा आप लोग हमारे साथ नुमाया करें। और उसके साथ साथ अगर आपका ऐसा कोई तजर्बा है कि आपको भी एडजस्ट करना पड़ा है, स्वल्पा एडजस्ट माड़ी। मेरे साथ हुआ था पनीर सब्ज, मैंने ऑर्डर किया था। मैं लंदन में सब्ज पनीर। हाँ, हाँ, लंदन में गया था। एक पनीर ईरानियन वाइट रेस्टोरेंट। होता है तो सब्ज कैसे हो सकता हाँ है? सुनिए, तो वहाँ ईरानियन रेस्टोरेंट में मुझे लगा पनीर सब्ज, बड़ी यार इंटरेस्टिंग चीज़ लग रही है। मेरी मत मारी गई थी, मैंने कर दिया उसको ऑर्डर, और साथ मैंने रोटी ऑर्डर की उसके साथ में, उनकी वो जो खमीरी रोटी होती है। तो वो रोटी रख गई महिला पहले, फिर वो एक ऐसे बोल लग गई जिसमें पहले नीचे एक हरी पत्तियों की एक लेयर थी, उस पे पनीर के 2-3 टुकड़े थे, फिर हरी पत्तियों की एक लेयर थी, फिर अखरोट के 4 टुकड़े थे। ओह, तो मैं भूल गया था कि सब्ज का मतलब हरा भी होता है, सब्जी ही नहीं होता, सब्ज का मतलब हरा ही ही होता है। है। हाँ, नहीं, लेकिन उन्होंने जैसे आलू सब्जी नहीं हाँ। है।
पनीर आलू सब्ज, तरकारी है। हाँ नहीं आलू तना है। यह किसी की व्यक्तिगत आलू चना है। ठीक है, तो चिट्ठियां भेजिए, अगले शनिवार फिर मिलते हैं। जय हो। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो।